कमला, अरे दीदी, ये घर है या कोई कब्र खाना? और तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? चेहरा उतरा हुआ, कपड़े अस्त व्यस्त। नरेश कहाँ है? घर में कोई है भी या नहीं? शारदा भारी सांस लेकर बताती है कि नरेश ऑफिस चला गया है और बच्चे स्कूल। कमला की आवाज में थकान साफ झलकती है। वो कहती है कि अब इस उम्र में उससे ये घर नहीं संभलता। दिन भर बच्चों के पीछे भागते भागते उसकी कमर जैसे टूट चुकी है। और नरेश, वो तो अपनी जिद पर अड़ा बैठा है। उसकी थकान, उसका दर्द उसे दिखाई ही नहीं देता। कमला कहती है कि दीदी, कब तक तुम नरेश की जिद के आगे यूं ही झुकती रहोगी? मानो या ना मानो, मर्द जात से अकेले बच्चों की परवरिश नहीं होती। घर को संभालने के लिए, बच्चों को समझने के लिए घर में एक औरत का हाथ होना बहुत जरूरी है। शारदा भारी मन से कहती है कि वो समझा समझा कर थक चुकी है। नरेश बस यही कहता है कि उसके बच्चों की माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। उसे डर है कि सौतेली माँ बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाएगी जो उन्हें उनकी असली माँ से मिलता था। कमला शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि डर अपनी जगह है दीदी, लेकिन हकीकत अपनी जगह। उसने एक लड़की देखी है, काव्या। दिल की बहुत साफ है। शायद वही इस टूटे हुए घर को फिर से संभाल सके। वो बताती है कि काव्या गरीब घर की है। उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है, लेकिन संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। वो सुशील है, समझदार है। कमला ने खुद उसके घर वालों से बात की है। उन्हें सब पता है कि नरेश के 2 बच्चे हैं, फिर भी वे इस रिश्ते के लिए राजी हैं। कमला कहती है कि गरीब है तो क्या हुआ दीदी, औरत अमीरी से नहीं, संस्कारों से पहचानी जाती है। शारदा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर गहरी सांस लेकर कहती है कि अब बहुत हो गया। अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब उसे ही कुछ करना होगा। वो कमला से कहती है कि तू बात आगे बढ़ा दे, नरेश को मनाने की जिम्मेदारी उसकी है। वो उसे राजी करके ही मानेगी। अगली सुबह घड़ी में ठीक 7 बज रहे थे। स्कूल बस आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। नरेश एक हाथ में आशा की पानी की बोतल और दूसरे हाथ में रोहन का स्कूल बैग लिए घर में पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। समय तेजी से निकल रहा था और हर टिक टिक के साथ उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। वो रोहन से पूछता है कि दूसरा टिफिन मिला या नहीं। जल्दी करने को कहता है क्योंकि बस आने ही वाली है। आशा रोते रोते कहती है कि उसे ये मोजे नहीं पहनने, इसमें से अंगूठा दिखता है। फिर वो कहती है कि पापा उसकी चोटी कर दो, कल टीचर ने डांटा था। बाल बिखरे हुए थे, सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि उसकी मम्मी नहीं है, इसलिए वो हमेशा गंदी रहती है। आशा की बातें सुनकर नरेश का दिल जैसे बैठ जाता है। उसकी आंखों में बेबसी झलक आ जाती है। वो धीरे से कंघी उठाता है और पूरे प्यार से आशा के उलझे बाल संवारने लगता है। वो कहता है कि आज बस रबर बैंड लगा देता हूँ, शाम तक अच्छे से सीख लूंगा। समय की कमी थी, टिफिन बनाने का वक्त नहीं था। नरेश दोनों बच्चों के हाथ में बस बिस्किट के पैकेट थमा देता है। वो बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़कर लौटता है। घर आकर पसीने से तरबतर सोफे पर बैठ जाता है और सिर पकड़ लेता है। तभी शारदा चुपचाप उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि देख लिया नरेश, यही हाल है तेरे घर का। न बच्चों को ढंग का खाना मिलता है, न पहनने को सलीके के कपड़े। प्रिया, नहीं, आशा रो रही थी। कह रही थी कि स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। शारदा कहती है कि तू अकेला बाप तो बन सकता है, माँ नहीं बन सकता। नरेश हाथ जोड़कर कहता है कि वो कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन शारदा साफ कह देती है कि ऐसे कुछ ठीक नहीं होगा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। कमला ने जिस लड़की की बात की है वो सच में बहुत अच्छी है, नरेश को शादी करनी होगी। नरेश गुस्से और दर्द में कहता है कि उसने 1000 बार कहा है, उसकी जिंदगी में पायल की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई दूसरी औरत आकर उसके बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाएगी। शारदा कहती है कि ठीक है, मत कर शादी, अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को बिखरते हुए देख ले। और अगर इस बार उसकी बात नहीं मानी तो वो अन्न जल त्याग देगी। नरेश कहता है कि ये ब्लैकमेल है, ये सही नहीं है। शारदा रोते हुए कहती है कि हाँ, वो गलत है, लेकिन एक माँ अपने बेटे के भले के लिए गलत भी बन सकती है। वो साफ कह देती है, या तो काव्या से शादी कर या फिर उसकी मरी हुई शक्ल देखने के लिए तैयार रह। नरेश की आंखों में गुस्सा नहीं था, बस हार थी। लंबी खामोशी के बाद वो टूट जाता है और कह देता है कि ठीक है, वो शादी कर लेगा, लेकिन ये शादी सिर्फ माँ की जिद के लिए होगी। वो उस औरत को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाएगा।
नरेश की ना आखिरकार हाँ में बदल चुकी थी। शारदा ने बिना एक पल गवाए कमला को फोन किया और रिश्ता पक्का कर दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि नरेश को संभलने तक का मौका नहीं मिला। न कोई ढोल नगाड़े, न कोई बड़े आयोजन, बस मंदिर में सादगी से नरेश और काव्या की शादी करा दी गई। मंडप में नरेश का शरीर मौजूद था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार पायल का चेहरा आ रहा था। दिल भारी था और चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। शादी के बाद काव्या ससुराल आई। घर में न कोई रौनक थी, न कोई उत्सव। शारदा ने बस रस्म निभाने के लिए काव्या की आरती उतारी और उसे घर के अंदर ले आई। शाम होते होते शिवनगर की कुछ औरतें नई बहू को देखने के बहाने घर आ पहुंची। काव्या चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। पर्दे के पीछे से रोहन और आशा डरते डरते चोरी चोरी अपनी नई मम्मी को देख रहे थे। मोहल्ले की औरतें फुसफुसाने लगीं। कोई कह रही थी कि बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन समझ नहीं आता इतनी पढ़ी लिखी लड़की ने 2 बच्चों के बाप से शादी कैसे कर ली। कोई बोली कि जरूर पैसों का लालच होगा। किसी ने कहा कि गरीब घर की है, इसलिए राजी हो गई। काव्या सब सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। एक औरत बोली कि सौतेली माँ कभी सगी माँ नहीं बन सकती। देखना, ये बच्चों को परेशान करेगी, उनकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। शारदा का सब्र टूट गया। वो गुस्से में बोली कि उसकी बहू ऐसी नहीं है। वो बहुत संस्कारी है और बच्चों को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगी। औरतें चली गईं, लेकिन उनके शब्द घर की हवा में जहर घोल चुके थे। पर्दे के पीछे खड़े रोहन और आशा सब कुछ सुन चुके थे। आशा डरते हुए रोहन से पूछती है कि क्या ये नई मम्मी उन्हें मारेगी, क्या उन्हें परेशान करेगी। रोहन कहता है कि पहले मीठी बातें करेगी, फिर सारे घर का काम करवाएगी। उसके दोस्त ने भी यही कहा है कि सौतेली माँ बहुत मारती है। दोनों बच्चे तय कर लेते हैं कि वो इस नई मम्मी को कभी अपनी माँ नहीं बनाएंगे। थोड़ी देर बाद काव्या रसोई में जाती है। वो बच्चों के लिए अपने हाथों से हलवा बनाती है। मुस्कुराते हुए प्लेट हाथ में लेकर वो बच्चों के पास आती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन नन्हे दिलों में उसके लिए डर और नफरत पहले ही भर दी गई है। वो प्यार से कहती है कि आओ हलवा खा लो, गरम गरम है। लेकिन बच्चे पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें नहीं खाना। वो उनसे दूर रहने को कहते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि वो उनकी मम्मी है। तभी आशा चिल्ला देती है कि वो गंदी है, वो सौतेली माँ है। शीतल दादी ने कहा था कि वो उन्हें मारेगी। रोहन गुस्से में प्लेट जमीन पर पटक देता है। हलवा फर्श पर फैल जाता है और उसी पल काव्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो खामोश खड़ी रह जाती है। शारदा बच्चों को डांटती है, पूछती है कि क्या ऐसे मम्मी से बात करते हैं, लेकिन बच्चे साफ कहते हैं कि ये उनकी मम्मी नहीं है, ये गंदी औरत है। रोहन कहता है कि वो कभी सॉरी नहीं बोलेगा, ये औरत बहुत बुरी है। दोनों बच्चे रोते हुए अपने कमरे में भाग जाते हैं और दरवाजा जोर से बंद कर लेते हैं। घर में सन्नाटा फैल जाता है। काव्या चुपचाप फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े समेटने लगती है। एक नुकीला टुकड़ा उसके हाथ में चुभ जाता है, खून बहने लगता है। लेकिन उस दर्द से कहीं ज्यादा दर्द उसके दिल में था। अगली सुबह बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। आशा आईने के सामने अपने उलझे बाल देखकर फिर परेशान हो गई। काव्या हिम्मत जुटाकर धीमे से कहती है कि वो उसके बाल बना देगी। जैसे ही काव्या कंघी लगाती है, आशा जोर से चीख पड़ती है। वो दादी को बुलाती है और आरोप लगाती है कि काव्या ने जानबूझकर उसके बाल खींचे। काव्या सफाई देती है कि उसने प्यार से कंघी की थी, लेकिन आशा उसे झूठी कह देती है। रोहन भी कहता है कि उन्हें किसी नई माँ की जरूरत नहीं है। आशा कंघी छीनकर जमीन पर फेंक देती है। रोहन स्कूल बैग पैक करता है। काव्या देखती है कि उसकी पानी की बोतल टेबल पर रह गई है। वो बोतल पकड़ा कर देती है। रोहन गुस्से में कहता है कि अब ये गंदी हो गई है। वो बोतल का पानी वॉश बेसिन में उंडेल देता है। कहता है कि अब उसे स्कूल में प्यासा रहना पड़ेगा क्योंकि काव्या ने इसे छू लिया है। काव्या चुपचाप खड़ी रहती है। बच्चे कहते हैं कि वो उनके लिए कुछ नहीं है, बस एक मुसीबत है। वे स्कूल चले जाते हैं। काव्या वहीं खड़ी रह जाती है। आंखों से आंसू बहते रहते हैं। रात को नरेश कमरे में आता है। काव्या को उम्मीद होती है कि शायद उसे सहारा मिलेगा, लेकिन नरेश साफ कह देता है कि उसे बच्चों की कोई शिकायत नहीं सुननी। वो 2 टूक कह देता है कि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई। उसके दिल और इस घर में आज भी सिर्फ पायल की जगह है। काव्या से कहता है कि अगर रहना है तो अपनी हद में रहना होगा। अगर ये सब सहना मुश्किल है तो वो मायके चली जाए। इतना कहकर नरेश करवट बदल लेता है।
काव्या वहीं खड़ी रह जाती है, पूरे घर में बिल्कुल अकेली। उस रात वो बहुत रोती है, लेकिन फिर अपने टूटे दिल से एक वादा करती है कि वो भागने वालों में से नहीं है। आज से ये बच्चे उसकी जिम्मेदारी हैं। एक दिन उसकी ममता इनके दिलों की नफरत पिघला देगी। उस रात के बाद काव्या सब कुछ समझ चुकी थी। वो जान गई थी कि अगर वो सामने आकर अपनापन दिखाएगी तो बच्चों से भी ठुकरा दी जाएगी और नरेश से भी। इसलिए उसने शोर नहीं चुना, चुप्पी चुनी। उसने फैसला किया कि अब वो सामने नहीं, पर्दे के पीछे रहकर इस घर को संभालेगी। अगली सुबह घर का नजारा बदला हुआ था। रोज की तरह आज नरेश मोजे ढूंढते हुए चिल्ला नहीं रहा था। उसके धुले, सिले और प्रेस किए हुए कपड़े बिस्तर पर सलीके से रखे थे। नरेश खुद से बुदबुदाया, आज मेरी नीलिश। तैयार होकर जैसे ही वो बाहर आया तो उसने देखा टेबल पर गरम गरम नाश्ता लगा था। चाय से उठती भाप घर में किसी अनकही मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। नरेश ने चाय की चुस्की ली और कहा कि आज चाय में अदरक बिल्कुल सही है। सच कहूँ तो इस चाय ने पूरा दिन ही बना दिया। शारदा भी बोली कि आज सच में चाय कुछ अलग ही लग रही है। उधर बच्चों के कमरे में भी जैसे कोई अनदेखा जादू हो गया था। आशा की स्कूल ड्रेस पहली बार इतने सलीके से तह लगाकर रखी थी और दूसरी तरफ वो पानी की बोतल जिसे रोहन ने गंदा कहकर फेंक दिया था अब बिल्कुल नई जैसी चमक रही थी, धुली हुई, भरी हुई। रोहन हैरान होकर बोला कि आज उसकी बोतल इतनी साफ कैसे है। वो सोचता है शायद किसी ने देख लिया होगा इसलिए साफ कर दी। काव्या ने बच्चों के टिफिन में उनके पसंदीदा स्माइली सैंडविचेस बनाए, बिना कुछ कहे उन्हें सलीके से पैक किया और चुपचाप शारदा के हाथों में थमा दिया। वो बोली, अगर मैंने दिया तो शायद बच्चे फेंक देंगे, आप ही दे दीजिएगा। कह दीजिएगा कि या तो आपने बनाया है या काम वाली ने, नाम मत लीजिएगा मेरा। शारदा की आंखें भर आईं। वो बोली, कब तक ऐसे छुप छुप कर इस घर की सेवा करेगी। काव्या मुस्कुरा दी। उसने कहा, नाम किसका है ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि बच्चे भूखे ना रहें। स्कूल से लौटते ही बच्चों के चेहरे खिले हुए थे। वे खुशी खुशी दादी को बताते हैं कि आज टिफिन बहुत यमी था, सारे दोस्तों ने भी खाया। वे कहते हैं कि कल भी वही बनाना। शारदा मुस्कुराकर कहती है कि उसने ही बनाया था। काव्या ये सब दूसरे कमरे से सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। दिन बीतते गए। अब घर बिखरा हुआ नहीं रहता था। नरेश को उसका रुमाल, फाइल, वॉलेट सब कुछ सही जगह पर मिलता। बच्चों का होमवर्क समय पर पूरा होता, क्योंकि काव्या रात को चुपके से उनके बैग चेक करती और रफ कॉपी में नोट्स बना देती। एक शाम नरेश ऑफिस से थका हुआ लौटा। काव्या ने काम वाली चंपा को चाय देने भेजा। नरेश चाय पीते हुए बोला कि आज चाय कमाल की बनी है। चंपा झिझकते हुए कहती है कि साहब, चाय तो भाभी जी ने बनाई है, वो रोज आपके लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए खाना बनाती है। नरेश समझ गया, सब कुछ समझ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। चुपचाप चाय पीकर अपने कमरे में चला गया। काव्या के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। एक दिन खाना खाते हुए आशा बोली कि आज सब्जी में वो वाला टेस्ट नहीं है। शारदा ने बताया कि आज सब्जी चंपा ने बनाई है। फिर शारदा ने सच बता दिया, पिछले कई दिनों से जो खाना उन्हें इतना अच्छा लग रहा था वो काव्या बना रही थी। आशा बस इतना बोली, ठीक है, इतना भी गंदा खाना नहीं बनाती। काव्या दूर खड़ी सब सुन रही थी। शादी को 6 महीने हो चुके थे। एक दोपहर काव्या की माँ सावित्री उससे मिलने आई। वो कहती है कि अब उसे अपना बच्चा प्लान करना चाहिए। तभी नरेश और बच्चे वहीं खड़े होकर सब सुन रहे थे। अचानक काव्या खड़ी होती है। उसकी आवाज में पहली बार गुस्सा था। वो कहती है, क्या माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी है? वो साफ कह देती है कि रोहन और आशा उसके बच्चे हैं। वो फैसला सुना देती है कि वो कभी अपना बच्चा नहीं चाहेगी। अगर उसका बच्चा हुआ तो उसका प्यार बढ़ जाएगा और वो इन बच्चों के हिस्से का प्यार किसी और को नहीं देना चाहती। वो अपनी माँ को घर छोड़ने के लिए कह देती है। दरवाजे के पीछे खड़े नरेश और बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगली सुबह घर का माहौल बदला हुआ था। नाश्ते की टेबल पर नरेश और बच्चे बैठे थे। चंपा परांठे लाती है। आशा उठकर किचन की तरफ जाती है। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आशा कहती है, मम्मी आज आप ही खाना परोसोगी। काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो कांपते हाथों से खाना परोसती है। रोहन कहता है, थैंक यू मम्मी, कल पीटीएम है, आप हमारे साथ चलोगी ना? काव्या खुशी से हाँ कह देती है। नरेश अखबार के पीछे से कहता है, काव्या जी, मेरा टिफिन कहाँ है? आज लेट कर दिया तुमने, अब मुझे भी तुम्हारे हाथ का ही खाना चाहिए।
काव्या दौड़कर टिफिन देती है। नरेश पहली बार उसकी आंखों में देखता है और हल्के से थैंक यू कह देता है। शारदा दूर खड़ी भगवान का शुक्रिया अदा करती है। काव्या कहती है कि आज उसे उसका परिवार मिल गया। शारदा जवाब देती है, परिवार को तू मिली है। उस दिन के बाद मोहल्ले वालों के मुंह बंद हो गए। रोहन और आशा गर्व से कहते हैं, हमारी मम्मी सबसे बेस्ट है। नरेश को अब पायल की याद दर्द नहीं देती थी, क्योंकि काव्या ने उस खालीपन को प्यार से भर दिया था। यही थी आज की कहानी। आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।